चलिए, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक सीखने जा रहे हैं। न्यू टॉपिक का मतलब सर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। आज हम लोग सीखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। लेकिन अभी जो आप लोगों को दिखाया गया ना, सबसे पहले मैं तो बोलूँगा आप उस चीज़ को, वीडियो को रोक कर उस चीज़ को नोट कर लें, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाद में आगे चलकर आप उसको याद से नोट कर लीजिएगा, ये आपको नोट करना पड़ेगा। तो सर क्या हुआ, अभी हम आपको याद दिलाते हैं। देख भाई, जो अभी हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट के पास बुक नहीं होगा। अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर को नोट भी कर लीजिएगा ना, आपका कोई भी समय का नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो लोग क्वेश्चन ज़्यादातर देते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का। मतलब एक बात बताइए, सबसे पहले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? अपॉइंटमेंट सीखे थे। याद कीजिए क्या सीखे थे? अपॉइंटमेंट का अंडर सेक्शन किससे स्टार्ट हुआ था? अंडर सेक्शन 139। और कौन सा किसका सब सेक्शन है ना, ये आपको याद करके मिलना है। कब? नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको याद करने वाले, रिमाइंड करने वाले किसका कौन सा अंडर सेक्शन का सब सेक्शन है। आज बस हम आप लोग एक इशारा दे देते हैं कि नेक्स्ट क्लास से तैयारी कर लीजिएगा। मतलब सर हम लोग सीखे थे क्या? हम लोग अपॉइंटमेंट सीखे थे, जो कौन सा अंडर सेक्शन में था? 139 में। अपॉइंटमेंट कैसे होता था? गवर्नमेंट कंपनी का, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, प्लस कैजुअल वैकेंसी को फिलअप कैसे होता था। जब हमारा ऑडिटर मेरे को छोड़कर चल जाता था, या तो कंपनी को छोड़कर या तो दुनिया को छोड़कर, तो उसके लिए क्या रूल्स थे? याद कीजिए भाई, रेजिग्नेशन वाला, अदर देन रेजिग्नेशन का अपॉइंट कैसे करेंगे। हो सकता है कि आपका मन में कुछ डाउट हो, वो सारा डाउट आस्ते आस्ते क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। फिर इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे? रोटेशन। रोटेशन का मतलब सर क्या होता है? एक ऑडिटर को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट कर लिया, क्या जन्म जन्मांतर तो उसी का ऑडिट करते रहेगा? कर सकता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर अगर वो लिस्टेड कंपनी है या तो अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन पब्लिक कंपनी है, लेकिन उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ होगा तो रोटेशन का रूल लागू हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख होगा तो रोटेशन का रूल लागू हो जाएगा। और क्या था भाई? लास्ट वाला कोई भी कंपनी इसमें से रहा, अगर लोन 50 करोड़ तक है मिनिमम, अगर हो गया 50 करोड़ मिनिमम हो गया तो रोटेशन का रूल लागू होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए 4 कंपनी का रूल लागू नहीं होता। स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, IPSC कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, इसके ऊपर रोटेशन का रूल लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी भी पूरा नहीं हुआ। हम लोग पढ़े थे 139 में ये सारा नाटक हुआ था। उसके बाद 140 में क्या स्टार्ट हुआ था? रिमूवल में सिखाए थे ऑडिटर कोई मक्खी नहीं है कि दूध में से निकाल बिकेंगे। ऑडिटर जाओ बाबू जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आओ। वो कौन सा अंडर सेक्शन था? 140। फिर आया 141 में हम लोग क्या सीखना शुरू किए थे? 141 में हम लोग सीखना शुरू किए थे कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। ऑडिटर को ऑडिट करना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में ये बात था। और सब सेक्शन 3 डिसाइड करेगा कि ऑडिटर में अगर ये इसमें से एक भी बुराई है तो ऑडिटर ऑडिट नहीं कर सकता, वो डिस्क्वालीफाइड होगा। क्या होगा? डिस्क्वालीफाइड। उसको ऑडिट करने नहीं देंगे, वो ऑडिट कर ही नहीं सकता, उसको इनवैलिड कर देंगे। नहीं कर सकता भाई, कहे नहीं कर सकता है। एक बात बताए, वो ऑडिट कर भी दिया, अगर कोई डिस्क्वालीफाइड ऑडिटर जब उसमें लिखेगा ना अपना मेंबरशिप नंबर और ओपिनियन देगा और ओपिनियन सबमिट करेगा, तब फंस जाएगा वहाँ पर। जब कोई डिस्क्वालीफाइड होता है उसका मेंबरशिप नंबर कैंसिल हो जाता है। बहुत सारा रीजन है। स्टार्ट करते हैं कैसे चल शुरुआत करते हैं। देख, इसको बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्शन। ये क्या है भाई? सब सेक्शन। अब बात होने वाला है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, इसको बोलेंगे क्या? क्लॉज। क्लॉज कौन सा भाई? क्लॉज ए में आ जा। कौन सा क्लॉज? क्लॉज ए बोलता है ना, ऑडिटर को ऑडिट करना है, करे। कभी सुना भाई कोई ऑडिटर कभी फर्म खोल के बैठा हुआ है, कंपनी खोल के बैठा हुआ है? नहीं। CA का कंपनी नहीं होता। आप लोग अनजाने में एक बात सही बोलते हैं, CA का फर्म होता है। CA फर्म खोलता है। क्या खोलता है? फर्म। वो कभी भी कंपनी नहीं खोल सकता। सर कैसा फर्म खोल सकता है? देख भाई, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोलेगा,
पार्टनरशिप फर्म अकेले खोल लेगा, अकेले इंडिविजुअल इंसान, या तो पार्टनरशिप फर्म खोलेगा या तो एलएलपी खोल लेगा। समझ में आया? ये कर सकता है, मतलब फर्म खोल सकता है। मतलब सर कंपनी नहीं खोलना ना, मतलब सर अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में जो कंपनी होता है, कंपनी में मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड। और सीए का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। सर अनलिमिटेड क्यों? अब कल को सीए, कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट के साथ मिलकर कोई फ्रॉड किया तो, या उस फ्रॉड में सीए भी इन्वॉल्व रहा तो ऑडिटर भी लायबल रहेगा, और लायबिलिटी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड होगा। इन कंपनी खोल देता ना तो उसमें सीए का लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता। अगर आप कंपनी खोल के बैठे हुए तो आपको एक भी क्लाइंट नहीं मिलने वाला है, आप सिर्फ मक्खी मारने वाले हैं। इसीलिए सीए हमेशा क्या खोलता है? फर्म। लेकिन आपको पता होगा कि एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, लेकिन इसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। क्यों सर? कारण है भाई, कारण ये है एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या होता है एलएलपी का मतलब? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा। लेकिन एलएलपी एक्ट में बोला गया अगर पार्टनर्स कोई फॉल्ट करता है, कोई गलती करता है, जो पार्टनर्स का गलती होगा, जो फ्रॉड किया होगा, जो पब्लिक को ठगा होगा, उस इंसान का, सिर्फ उस इंसान का लायबिलिटी को हम अनलिमिटेड कर देंगे। बाकी सबका लिमिटेड रहेगा, लेकिन उस इंसान का क्या कर देंगे? अनलिमिटेड। ठीक है सर, बहुत अच्छा, हम लोग समझ गए। अब भाई एक क्लॉज आएगा बी। कौन सा क्लॉज? बी बोलता है ना, जो ऑडिटर ऑडिट करेगा वो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सीए हूँ, और उसी कंपनी में मैं क्या हूँ? अकाउंटेंट। मैंने उस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाता हूँ। तो जो अकाउंट होता है भाई, जो अकाउंटेंट होता है वो क्या एम्प्लॉय होता है कंपनी का? हाँ। तो अगर मैं एम्प्लॉय रहूँगा तो क्या मैं इंडिपेंडेंट ऑडिट करने सकूँगा? कभी नहीं कर सकता। क्यों? मेरे को हमेशा डर लगा रहेगा। अगर कंपनी का मैं कुछ बुराई को पकड़ लिया, कोई फ्रॉड को पकड़ लिया, तो कंपनी भी तो मेरे को निकाल सकता है ना भाई। तो कभी कोई एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं कर सकता। सर एम्प्लॉय या तो पार्टनर्स, किसका? डायरेक्टर लोगों का भाई, ये सब का ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब सर जिससे कि भाई मान ले कोई एम्प्लॉय है, डायरेक्टर लोग मान लें, जैसे कि डायरेक्टर लोग हैं, तो डायरेक्टर सोचेगा चल हम ऑडिट नहीं कर सकते, अपना बिजनेस पार्टनर से ऑडिट करा ले, जो इस कंपनी में नहीं दूसरे। देख भाई, एक इंसान ना बहुत सारा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। मतलब सर एक इंसान बहुत सारा 3-4 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। बोले हाँ। तो वो सोचेगा ना चल दूसरा कंपनी का जो है ना, मतलब जो मेरा पार्टनर है उससे ऑडिट कर ले। तो भाई ये सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट नहीं रहने सकेगा। कैसे? कहीं ना कहीं हम उसको दबाव डालते रहेंगे। तुम मेरे को यहाँ नुकसान पहुँचाएगा तो हम भी तुमको वहाँ नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है सर। या तो मान ले भाई इसका अच्छा ऑफिसर लिख ले, ज़्यादा अच्छा है। ऑफिसर में डायरेक्टर को काउंट कर लेना, एम्प्लॉय में बाकी सबको। हाँ, पार्टनर्स या तो एम्प्लॉय ऑफ किसका सर? एम्प्लॉय का, या तो ऑफिसर मतलब डायरेक्टर्स का। ऑफिसर मतलब डायरेक्टर का पार्टनर या डायरेक्टर का एम्प्लॉय भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये इंट्रोडक्शन की क्लास में बता चुके हैं। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी ऑडिट नहीं कर सकता है। सर क्यों? याद कर भाई, पवन का एम्प्लॉय भवन कैसे इंडिपेंडेंट रहेगा? फंस जाएगा ना। अगर ये मेरे को आंख दिखाएगा, मेरा गलती पकड़ेगा, तो हम किसको पकड़ेंगे? इसको। इसके ऊपर हम दबाव डालेंगे, और ये किसके ऊपर दबाव डालेगा? इसके ऊपर। इसलिए ये लोग इंडिपेंडेंट रहने नहीं सकेगा। अब आते हैं भाई डी थोड़ा सा बड़ा है। सर डी का कहानी बताइए। देख बाबू, डी का कहानी क्या है? अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी। अब ये क्या आएगा सर? ये है सब क्लॉज। क्या है? सब क्लॉज। रुक जा, भी आएगा, ये बात है।
पर्सन रिलेटिव पार्टनर। सुन ध्यान से, बोला गया सपोज मान ले मेरे को रिलायंस कंपनी का ऑडिट मिला। कौन सा कंपनी का मिला? रिलायंस कंपनी का। तो सबसे पहले मेरे को उस कंपनी को बताना पड़ेगा कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, मैं आपका ऑडिट कर सकता हूँ। तो सर डिस्क्वालीफाइड में कैटेगरी ये भी है, अगर मेरे पास रिलायंस कंपनी का एक भी शेयर्स है, मतलब मैं शेयर होल्डर्स हूँ किसका? रिलायंस कंपनी का। अगर रिलायंस कंपनी का मेरे पास एक भी सिंगल शेयर्स है ना, तो मैं उसका ऑडिट नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं भी शेयर होल्डर रहूँगा। शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। अब कोई भी मालिक अपने कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकता। मतलब कोई ऐसा गलती अगर पकड़ लिए, उस चीज़ को पब्लिक में डिस्क्लोज करने से, पब्लिक में बता देने से मेरे कंपनी को नुकसान होगा, तो क्या मैं उस गलती को कभी बताऊंगा? नहीं, क्योंकि कंपनी के नुकसान में मेरा भी नुकसान होगा एज ए शेयर होल्डर्स। इसीलिए बोला गया कि अगर जो ऑडिट करना चाहता है उसके पास एक भी शेयर्स है, कितना? एक भी शेयर्स है, तो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। या तो उसके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के पास या उसके पार्टनर के पास जो भी है, एक भी ऑडिट है, एक भी शेयर्स है, क्या है? एक भी शेयर्स है, तब भी वो ऑडिट नहीं कर सकता। इतना रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, या उसके रिलेटिव के पास। लेकिन ना ये रिलेटिव सुनते ही ना भाई, इसमें कुछ छूट दिया गया। क्या दिया गया? छूट दिया गया। सर कौन सा छूट है? ये छूट दिया गया भाई अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1, इसको बोलते हैं सब क्लॉज रोमन 1 में कुछ छूट दिया गया रिलेटिव को। सर क्या छूट दिया गया? रिलेटिव कौन होता है? सबसे पहला बात भाई, हम तुम लोगों को कभी पढ़ाए थे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 77। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 में ये बात आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। सर क्या बात? रिलेटिव का मतलब होता है सपोज, जैसे हम है ना भाई, मेरा स्पाउस मैं हूँ, क्या मेरा स्पाउस मेरा रिलेटिव है? हाँ, स्पाउस मीन्स हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। मेरी मम्मी रिलेटिव है, मेरे पापा रिलेटिव है, मेरी सिस्टर रिलेटिव है, मेरा ब्रदर मीन्स मेरा भाई रिलेटिव है, मेरी डॉटर रिलेटिव है, मेरी डॉटर इन लॉ मीन्स मेरी डॉटर का हस्बैंड जो है वो भी रिलेटिव है, सन मेरा बच्चा, मेरा लड़का रिलेटिव है, सन्स इन लॉ रिलेटिव है। मतलब ये सब क्या है? ये सब रिलेटिव है। चल फाइनली तुम लोग समझ गया कि अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 7 का मतलब हम साथ हैं में डेफिनेशन दिया गया रिलेटिव का। रिलेटिव कौन कौन होता है? तो एक बात बताइए, आप लोग क्लियर कीजिए। मेरी स्पाउस रिलेटिव है, हाँ, लेकिन मेरे स्पाउस की मम्मी, देख भाई मैं रिलेटिव हूँ, मेरी स्पाउस रिलेटिव है, मेरे स्पाउस की मेरी मम्मी रिलेटिव है, मेरे पापा रिलेटिव है, मेरे भाई रिलेटिव है, मेरी बहन रिलेटिव है। मेरी स्पाउस की मम्मी मीन्स मेरी सासू माँ रिलेटिव नहीं है, मेरे स्पाउस के पापा रिलेटिव नहीं है, मेरे स्पाउस की बहन रिलेटिव नहीं है, मेरे स्पाउस के भाई रिलेटिव नहीं है, मेरे स्पाउस के बच्चे रिलेटिव है, क्योंकि मेरे स्पाउस के बच्चे मेरे बच्चे दोनों सेम है, इसीलिए ये लोग रिलेटिव हैं। ये बात किस में बोला गया? अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 में। तो इन लोगों ने कुछ छूट दिया। अच्छा, आप लोगों को बताना है जीजा जी रिलेटिव है कि नहीं है? नेक्स्ट क्लास बताइएगा। सर क्या छूट दिया गया रिलेटिव को? बोला गया
ये तो एक भी शेयर्स खरीद लेता ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीए, एक भी शेयर्स खरीद लेता ना, वो ऑडिट कर ही नहीं सकता। जो पार्टनर है, पार्टनर किसका पार्टनर? सीए का पार्टनर भाई, सीए का पार्टनर अगर एक भी शेयर्स खरीद लिया तो वो भी ऑडिट कर ही नहीं सकता। आप कौन है? रिलेटिव। तो रिलेटिव के ऊपर क्या बोला गया? बोला गया रिलेटिव फेस वैल्यू का, किसका भाई? फेस वैल्यू का। बोला 1 लाख तक, कितना तक भाई? 1 लाख तक अगर शेयर्स खरीद के बैठा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से ये एक्सीड हो गया ना, अगर 1 लाख से ज़्यादा हो गया तब तुम ऑडिट नहीं कर सकता, तब तुम ऑडिट नहीं कर सकता। सर आखिर रिलेटिव लोग को इतना छूट क्यों दिया गया? आगे ये सब इतना छूट नहीं दिया जाता था भाई, आगे ये सब छूट नहीं था, क्योंकि रिलेटिव लोग जो होता है ना भाई, थोड़ा बदमाश टाइप का होता है। हमेशा हर जगह तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुराई करना शुरू कर देगा। तो रिलेटिव मान ले कल को जानबूझ के जाकर शेयर्स खरीद लेगा, हम बोला उसी, अच्छा उस कंपनी का ऑडिट करेगा तू, एक काम करता है उसका हम शेयर्स ही खरीद लेते हैं। मान ले कल को हम ऑडिट करने भी चले गए, वो जानबूझ के शेयर्स खरीद लिया, उस कंपनी का खरीद लिया, उसका शेयर्स खरीद लेगा अगर जानबूझ कर शेयर्स, तो हम क्या ऑडिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ऑडिट। मेरा ऑडिट मेरे हाथ से चला जाएगा उतना अच्छा कंपनी का। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। रिलेटिव लोग जो रहेगा ना 1 लाख तक का अगर फेस वैल्यू का खरीद के बैठा हुआ है तब भी टेंशन का बात है। जब 1 लाख से ज़्यादा खरीद लेगा तब तुम उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा। सर क्वेश्चन है हुआ, ये कब चेक करना है? ऑडिट करने के पहले कि ऑडिट करने के बाद? भाई ऑडिट करने के पहले चेक कर लो, ऑडिट करने के पहले चेक कर लो कि 1 लाख का उसका। सर कैसे पता चलेगा? उसका भी एक तौर तरीका होता है। एक बात बता, तू जिस कंपनी का ऑडिट करने जाएगा, रिलेटिव का ना तो नाम पता है कौन कौन सा तेरा रिलेटिव है, कंपनी से मांग ले, डाटा मिल जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन बोला गया ना हम एक मौका दे देंगे फिर भी, किसको? रिलेटिव लोग को। कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी रिलेटिव अब जिस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, जिस कंपनी का करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप रिलायंस का ऑडिट करने जा रहे हैं, उसका आपका रिलेटिव जो है ना, मतलब सपोज 1,10,000 फेस वैल्यू का खरीद के बैठा है। कितना खरीद के बैठा है? 1,10,000। अब इसको कम से कम कितना कम करना पड़ेगा? अच्छा गलती हो गया ना, गलती हो गया भाई, सॉरी। 1,10,000 खरीद के बैठा है। अब इसको कम से कम कितना कम करना पड़ेगा? कम से कम भाई 10,000 माइनस कर, तभी ऑडिट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ना 60 दिन का टाइम दिया गया। कितना दिन का? 60 डेज। बोला गया आप देख भाई, तू अगर एक भी शेयर्स खरीद लेता ना तो तेरे को तो ऑडिट करने नहीं देते। तेरा पार्टनर भी एक तो खरीद लेता तो करने नहीं, लेकिन तेरा रिलेटिव के लिए फेस वैल्यू का 1 लाख तक छूट दे रहे हैं। और सुन ले ध्यान से, फिर भी 1 लाख से ज़्यादा भी तेरा रिलेटिव खरीद के बैठा ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने रिलेटिव लोग को समझा दे। अगर 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर कंपनी का शेयर्स को वापस कर देता है, शेयर को सरेंडर कर देता है, 1 लाख तक लिमिट में रख लेता है, मेंटेन कर लेता है, तब तो ऑडिट कर पाएगा कंटिन्यू, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। हम तुमको डिसक्वालीफाइड कर देंगे। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? मतलब सर सपोज मान ले भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जा रहा हूँ रिलायंस का ऑडिट करने के लिए, मेरे पास कंपनी का 5,000 रुपया का शेयर्स है। कितना का शेयर्स है? 5,000 मेरे पास, मैं सीए हूँ। तो ऑडिट करने के पहले ना हम कंपनी का ना अगर शेयर्स को सरेंडर कर देंगे, ऑडिट करने के पहले दे देंगे कंपनी के शेयर्स को, कंपनी लीजिए आपको अपना शेयर्स वापस, क्योंकि मैं आपका ऑडिटर बनने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को इंडिपेंडेंट ऑडिट करना चाहिए, जो मोह माया से दूर रहेगा, जिसके अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए, तब वो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे पाएगा, तब मैं ऑडिट कर पाऊंगा। लेकिन अगर बात रिलेटिव का आ जाएगा तो रिलेटिव लोग को कितना का छूट दिया गया है? 1 लाख तक का छूट दिया गया है। 1 लाख एक हो जाएगा ना अगर शेयर का फेस वैल्यू, तब मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मौका दिया गया। फिर भी क्या मौका है? ठीक है आप ऑडिट करना शुरू कर दीजिए, लेकिन अपने रिलेटिव लोग को समझा दीजिए 60 दिन के अंदर शेयर्स को वापस कर दे। कितना? ज़्यादा नहीं, जितना 1 लाख से ज़्यादा है, जो एक्सेस वाला पार्ट है वो बोल दीजिए रिटर्न कर देने। इसलिए करना आपको रिटर्न करने बोल दीजिए ताकि आप ऑडिट को कंटिन्यू कर पाइएगा। अगर वो लोग रिटर्न नहीं किया, कंपनी के शेयर्स को सरेंडर नहीं किया,
तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे और अभी तक आपने जो भी मेहनत किया है वो विफल हो जाएगा और हम लोग एक नए ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे और पैसा भी आपको मिलने वाला नहीं है। समझ में आया बात सर? बहुत अच्छा समझा, हम लोग को तो समझ में आ गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जवाब देना पड़ेगा आपको, खाली सुनने से नहीं होगा कि सुन रहे हैं हाँ सर समझ में आ गया। क्या एक ऑडिटर एक भी शेयर्स खरीद सकता है? नहीं। क्या उसका पार्टनर? नहीं। किस कंपनी का? जिस कंपनी का ऑडिट करने जाएगा उस कंपनी का। दूसरा का खरीद सकता है लेकिन जिस कंपनी का ऑडिट करने जाएगा उसका नहीं। क्या रिलेटिव को कोई छूट है? हाँ। कितना तक का? फेस वैल्यू का 1 लाख रुपया तक का। मान ले सपोज मेरे पापा के पास रिलायंस कंपनी का शेयर्स है। क्या है? शेयर्स है। क्या है? शेयर्स है। और मेरे को ना उसी का ऑडिट मिल गया ऑडिट करने का। तो सर शेयर्स कितना ये बताइए। शेयर्स है भाई तेरा मार्केट वैल्यू है, उसका मार्केट वैल्यू है अभी 1,02,000। कितना है? 1,02,000। तो क्या मैं इस कंपनी का ऑडिट कर पाऊंगा? यस और नो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? यस और नो बताइए। नहीं कर सकते। जो बोल रहा है वो गलत है, गलत है। तुम लोग गलत आंसर दिया भाई। क्यों? आंसर होगा इसका नो कमेंट। क्या होगा भाई? नो कमेंट। सर नो कमेंट क्यों? नो कमेंट इसलिए क्योंकि हम तो यहाँ मार्केट वैल्यू लिखे हैं ना। हम तो बोले थे भाई फेस वैल्यू का 1 लाख। किसका बोले थे? फेस वैल्यू का 1 लाख से ज़्यादा। 1 लाख से ज़्यादा होगा तब जब ये एक्सीड करेगा, एक्सीड तब ना। और हम यहाँ कौन सा वैल्यू बोले? मार्केट वैल्यू। तो कैसे तू कमेंट कर देगा? पूछेगा ना कि सर फेस वैल्यू कितना होना चाहिए सर। तुम लोग पूछा नहीं? पूछा, तेरा गलती। पूछ, ठीक है बता। मान ले भाई इसका मार्केट वैल्यू 1,02,000 लेकिन जानते फेस वैल्यू कितना? 90,000 है। कितना है? 90,000। ऑडिट कर पाएंगे? हाँ सर। चल 1 लाख है, अब बता फेस वैल्यू। अब बता भाई मार्केट वैल्यू 1,02,000 लेकिन फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख। ऑडिट कर पाएंगे? यस और नो? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ले भाई 1 लाख 1 है। अब बता भाई, अब ऑडिट नहीं कर सकते। अब ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 लाख क्रॉस हो गया। लेकिन अगर आप अपने पापा को मना लेते हैं कि पापा आप प्लीज़ 1 रुपया का ना ₹1 का शेयर को वापस कर दीजिए, कंपनी को सरेंडर कर दीजिए 60 दिन के अंदर, तो मैं उसका ऑडिट शुरू कर दे रहा हूँ और उसको कंटिन्यू करते भी रहूँगा। लेकिन आप अगर नहीं वापस किए तो ऑडिट तो शुरू कर देंगे लेकिन ख़त्म नहीं कर पाएंगे पापा। बीच में हमको निकाल दिया जाएगा, मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊँगा। समझने का कोशिश कीजिए क्योंकि 60 दिन का टाइम मिलता है और जो मेहनत भी की वो सब विफल, सब जीरो लड्डू। समझ में आया? सर नहीं समझे? ठीक है सुन भाई सुन। मार्केट वैल्यू है इस बार 95,000 का लेकिन फेस वैल्यू जो है ना 1,01,000 का है। कितना का है? 1,01,000। हमको क्या चेक करना? मार्केट वैल्यू की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब ऑडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा हो गया। क्लियर? चलिए आप लोग का डाउट बहुत अच्छा क्लियर होता है। सुनो ध्यान से। सपोज मान ले गोपाल जी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, स्वतंत्र के टॉपर रह चुके हैं पहले से, बहुत मेहनती है, सीए का पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो लड़का पक्का सीए का एग्ज़ाम निकाल देगा और एक दिन इसके नाम के आगे क्या लगेगा? सीए गोपाल। मान लेते हैं वो सीए का टैग लग गया जो आज तक हम नहीं लगा पाए कुछ कारण से। भाई नहीं कारण है भाई, लेकिन छोड़, रीजन हर किसी के लाइफ में रहता है। ये लड़का मेहनत किया और ये नाम के आगे क्या लगा लिया? एक टैग, सीए गोपाल। गोपाल सीए बन गया। अब सर क्या होगा? सीए बनने के बाद इसने 3 मैजिकल वर्ड एक जन को बोला। सर किसको बोला? सर लक्ष्मी को बोला,
3 मैजिकल वर्ड, लक्ष्मीना, वही जो होता है 1 2 का 4, फाइनल हुआ रिश्ता, इन दोनों का आपस में क्या हो गया, शादी, मैरिज हुआ। ठीक है सर। अब गोपाल को बहुत लकी है, जिससे इसका शादी हुआ ना, बहुत लकी है। इसके बाद इसको मिला टाटा का ऑडिट। किसका ऑडिट मिल गया, टाटा का। लेकिन इसकी जो वाइफ है ना भाई, इसकी जो वाइफ है, ये इस कंपनी में शेयर होल्ड करके बैठी हुई। कितना का फेस वैल्यू, मान ले भाई 2 लाख का। कितना का फेस वैल्यू, 2 लाख का। क्या गोपाल अब टाटा का तो ये तो होल्ड करके बैठी है इसकी वाइफ, क्या इसकी वाइफ इसकी रिलेटिव है? हाँ। तो क्या ये टाटा का ऑडिट कर पाएगा? नहीं। लेकिन एक कंडीशन है ना जहाँ पर ये कर सकता है। क्या? अगर इसकी वाइफ 60 दिन के अंदर टाटा का शेयर्स वापस कर दे। कितना? इतना वापस कर दे कि फेस वैल्यू 1 लाख तक रहे, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लाख से कम होगा चलेगा, 1 लाख तक भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोला अरे एक काम करो भाग्यवान, इतना अच्छा कंपनी का ऑडिट मिला, टाटा का ऑडिट, समझ वापस कर दे। आपको पता है टाटा कितना ट्रांसपेरेंट कंपनी है, उसका शेयर्स जल्दी खरीदने से नहीं मिलता, आप बोलते हैं शेयर्स को वापस कर दीजिए। पता है ना मार्केट में कितना इन्फ्लेशन आता है इसके ऊपर, दिन प्रतिदिन इस टाटा के शेयर्स का दाम बढ़ते जाता, आप बोलते हो वापस कर दीजिए। मैं नहीं करने वाले हूँ। तो क्या गोपाल टाटा का ऑडिट कर सकेगा इस जन्म में? मतलब अभी जो ऑफर मिला इसमें कर पाएगा क्या? यस और नो? नहीं कर पाएगा। लेकिन तू बता गोपाल, तू बता, अभी इसी वीडियो में बता, कमेंट बॉक्स में लिख के बता, क्या तू करना चाहता है ऑडिट? हम तेरे को कराएंगे, हम तुमको करा करेंगे। तू बता करना चाहता है? एक काम कर, इसको डाइवोर्स दे दे। रिलेटिव है ना, इसलिए ऑडिट नहीं कर सकता। एक काम कर, या तो इस कंपनी का ऑडिट छोड़ दे या तो इसको छोड़ दे। क्या करेगा? या तो भाई इसका ऑडिट छोड़ दे टाटा का, प्रॉब्लम सॉल्व है, ऑडिट ही मत कर टाटा का। या तो तू इसको छोड़ दे, डाइवोर्स दे दे, ना ये रिलेटिव रहेगी ना तो डिस्क्वालीफाइड होगा, तू ऑडिट कर पाएगा। क्या कंपनी छोड़ना चाहता है? नहीं। क्या स्पाउस को छोड़ना चाहता है? वो भी नहीं। तब तो दुनिया छोड़ दे भाई, एक को तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलता, एक ही हाथ में लड्डू मिलेगा। फाइनली क्या आपको समझ में आ गया भाई? जो सब क्लॉज 1 था, रोमन 1, बहुत अच्छा। अगर आपको समझ में आ गया है तो एग्जाम में समझे क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा। मार्केट वैल्यू के फेस वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू दे दिया। एमसीक्यू ऐसे नहीं, कभी कभी 1 मार्क्स का 5 तो क्वेश्चन डाल देता है, होता है। हम आपको ईयर का सवाल में दिखाएंगे, ईयर में आया है। और देखिए एक क्लू भी तो दे दिए भाई। अब अगर गलती से फेस वैल्यू की जगह अगर एग्जाम में लिख के चल आइएगा मार्केट वैल्यू, तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा नुकसान कि आपका होगा? आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। हाँ, आप फेस वैल्यू की जगह क्या क्या लिख सकते हैं भाई? फेस वैल्यू का दूसरा नाम है नॉमिनल वैल्यू, आप नॉमिनल वैल्यू लिखिए। इसका नाम है पार वैल्यू, आप पार वैल्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट वैल्यू इसका नाम नहीं है भाई, अब लिखिएगा तो आप गलती कीजिएगा, हम नहीं। आप समझ में आया कहाँ कहाँ स्टूडेंट गलती करता है? हम तो आपको बचाना चाह रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं आपको बचाने का। अब सुन, अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज रोमन 2, ये क्या बोलता है? ये बोलता है ना, चाहे पर्सन मीन्स CA, चाहे पर्सन हो CA, चाहे रिलेटिव हो, चाहे पार्टनर हो, इन तीनों को मिलाकर एक जन का नहीं बोला, इस बार तीनों को मिलाकर जिस कंपनी का ऑडिट करना चाहता है उसका उधारी, क्रेडिट मतलब उधारी 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत दे दिया भाई, 5 लाख से उधारी नहीं होना चाहिए। किसका? इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन तीनों को मिलाकर 5 लाख से ज़्यादा उधारी नहीं ले सकता। अगर 5 लाख से ज़्यादा उधारी हो जाता है तीनों को जोड़कर, तो इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है भाई, खाली उस शेयर्स के केस में था, और रिलेटिव को छूट मिला था सिर्फ शेयर्स में। मतलब सर अगर मान लीजिए CA उधारी लेके बैठा है 2 लाख का, रिलेटिव ले लिया 2 लाख का, पार्टनर भी इस कंपनी से उधारी लेके बैठा है कितना का? 2 लाख का।
कितना हो गया, 5 लाख से ज़्यादा है ना, तो इस कंपनी को ऑडिट नहीं कर पाएगा। लेकिन सर अगर ऐसे होता तो कितना हुआ, आप 4 हुआ, ऑडिट कर पाएगा। मतलब 5 लाख सर अगर मान लिया ऐसा हो गया तो लीजिए कितना हो भाई, तीनों को जोड़कर 5 लाख हुआ ना, ऑडिट कर पाएगा। 5 लाख से ज़्यादा अगर उधारी खा के बैठा, ये तीनों का तीनों लोन ले लिया या उधार में सामान खरीद लिया या कोई चीज़ EMI पे लिया है, लेकिन 5 लाख तक उधारी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 लाख तक। 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये उसका ऑडिट नहीं कर पाएगा। कौन, ये पर्सन नहीं कर पाएगा। ये बात रहा उधारी का। अच्छा मिटा दिए ना भाई, सेम इसी की तरह भाई रूल है यहीं पर, एक अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 3। सर क्या रूल है इस बार, इस बार बोला गया इन तीनों में से कोई गारंटी दे के बैठा है। सर कितना का, एक्सीड, सब में एक्सीड लगा भाई, सब में लगा तो एक्सीड 1 लाख से ज़्यादा का। जिस कंपनी का ऑडिट करना चाहता है उसमें या उसका होल्डिंग में, होल्डिंग समझ में आता है ना, जिसमें किसी कंपनी का मोर देन 50% शेयर्स हो, वो होता है होल्डिंग, और जिसका होता है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी। एसोसिएट्स कंपनी किसके होते हैं, जिसमें ना 20% शेयर्स खरीद के बैठे होते हैं, उसको बोलते हैं 20%। ना बोला उस कंपनी का होल्डिंग हो, चाहे सब्सिडियरी हो, चाहे एसोसिएट्स हो। एक होता है फैलो सब्सिडियरी। क्या होता है, फैलो सब्सिडियरी, अभी समझाएंगे क्या होता है फैलो सब्सिडियरी। इसमें से किसी को भी अगर 1 लाख या उससे ज़्यादा, ये लोग गारंटर बना हुआ है, कौन लोग, पर्सन, रिलेटिव या तो पार्टनर, किसी को गारंटी दिलाया, गारंटी नहीं कर पाएगा ऑडिट। सर नहीं समझ में आया, रुक समझाते हैं भाई, समझा रहे हैं। अब कौन सा सब क्लॉज का बात करने जा रहे हैं भाई, 1 2 3 का। सुन ध्यान से, सुन ध्यान से समझ भाई। सपोज ये रिलायंस कंपनी, अच्छा मान ले ये है भाई एक्स लिमिटेड। क्या है भाई, एक्स लिमिटेड। हाँ ये है होल्डिंग, ये जिसका एक कंपनी है, ये इसका शेयर्स खरीद के बैठा हुआ है। किसका भाई, इसका वाई लिमिटेड का। सर कितना, हम बोले भाई 60% खरीद ली। अच्छा चल तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा 51% ना, तो ये क्या हो गया, अच्छा इसको कर देते हैं एच, ये होल्डिंग, ये क्या है भाई, सब्सिडियरी है। क्या है, सब्सिडियरी। अच्छा और एक कंपनी है उसमें ना, ये जिसका नाम है जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड, इसमें ये खरीदा है 20% शेयर्स। कितना, 20, इसको बोलते हैं भाई एसोसिएट्स। ठीक है, ये और एक कंपनी है जिसका नाम है पी लिमिटेड, इसमें ये खरीद लिया मान लें 55%, ये भी क्या कहलाएगा, सब्सिडियरी। और एक कंपनी है भाई जिसका नाम है क्यू लिमिटेड, जिसमें ये खरीद के बैठा है 60%। ठीक है, ये सब क्या है, ये भी सब्सिडियरी है। कितना क्लियर। अब सुन, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा ना, ये दोनों सब्सिडियरी मतलब भाई बहन के बीच में, थले पेरेंट्स है, पेरेंट्स, इसका जो बच्चा है ना इतना सारा, इन दोनों के बीच में सब्सिडियरी सब्सिडियरी के बीच में जो रिश्ता होता है उसको बोलते हैं फैलो सब्सिडियरी। इसको क्या बोलेंगे, फैलो सब्सिडियरी। बोला गया चाहे होल्डिंग हो, चाहे सब्सिडियरी हो, चाहे एसोसिएट्स हो, चाहे फैलो सब्सिडियरी हो, इसमें से सपोज एक इंसान है जिसका नाम है पप्पू। क्या नाम है, पप्पू। इसको क्या क्या था पता है, उसको ना इसका जो रिलेटिव है, इसका रिलेटिव इस कंपनी में, किसमें, सब्सिडियरी में गारंटी दिया था। बोला था अगर पप्पू पैसा नहीं दिया, गारंटी समझ में आता है ना, अगर पप्पू पैसा नहीं दिया तो हम खुद पैसा देंगे। और कितना का गारंटी दिया सर, मान ले भाई 2 लाख का गारंटी देगा बैठा। कितना का, 2 लाख का गारंटी। में समझ में आता है ना भाई। क्यू लिमिटेड को बोला था ना भाई इसका रिलेटिव, देख पप्पू को तो लोन दे दे, लोन दे दे, अगर पप्पू पैसा नहीं दिया तो पैसा कौन देगा, ये कौन है, सीए का रिलेटिव।
तो क्या वो सीए ऑडिट कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देख, सपोज मान ले सीए इसके पास ऑडिट करने गया, किसके पास करने गया? इसके पास। ये तो इसका सब्सिडियरी है ना, क्या इसका सब्सिडियरी है, कहीं ना तो कहीं इसका भाई इफेक्ट कर जाएगा अब चीज़। अब ये अगर डूबेगा तो सब्सिडियरी का भी कहीं ना कहीं चांस बन जाता है डूबने का, क्योंकि ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? सब्सिडियरी को, पहला चीज़। अब ये किसके ऊपर दबाव बनाएगा? इसके ऊपर कि पप्पू अब तू जल्दी पैसा दे, जल्दी दे, जल्दी दे। एक भी कंडीशन तोड़ेगा तो तुमको हम बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में डाल देंगे। अब पप्पू किसके ऊपर प्रेशर डालेगा? इसके रिलेटिव के ऊपर। ये किसके ऊपर डालेगा? इसके ऊपर। सब बोले हाँ इतना, बोले हाँ इतना सोचता है इंडिपेंडेंट रखने के लिए। किसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ताकि कोई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा इंडिपेंडेंट होकर क्या कर पाए? अपना ऑडिट कर पाए। तब वो अपना इंडिपेंडेंट तरीका से ऑडिट कर पाएगा। आप सोच रहे हैं कितना सोचा जाता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर कि सीए को कैसे इंडिपेंडेंट रखना है। ऐसे नहीं भाई, इंडिपेंडेंट का मतलब बोला जाता है इतना बड़ा, इतना दूर तक सोचा जाता है। मतलब सर क्या निकला? मतलब भाई देख, तू उतना मत समझ लॉजिक, तू ये समझ इसका सब क्लॉज 1 बोलता है कि सीए एक भी शेयर्स खरीद लेगा तो ऑडिट नहीं कर सकता। सीए का पार्टनर भी शेयर्स खरीद लिया तो ऑडिट नहीं कर सकता। किसका? जिस कंपनी का शेयर्स खरीद के रखा है उसका ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन रिलेटिव लोग को छूट दिया गया। कितना सर? 1 लाख तक का छूट है। कितना? कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू। रिलेटिव किसको बोलते हैं? ये बात अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 में बता दिया गया। दूसरा ये था भाई शेयर्स का केस। अब आते हैं भाई क्रेडिट, उधारी का। उधारी बोला सबको जोड़ जाड़ कर अगर एक्सीड हो गया कितना? 5 लाख, तब सीए उसका ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मान लें कोई रिलेटिव है वो अकेले भाई 6 लाख का उधारी खा के बैठा हुआ है, कंपनी का उधारी ले लिया, तो सीए ऑडिट नहीं कर पाएगा। इसमें कोई टाइम वाइम नहीं दिया गया 60 दिन ही सर, बोल पहले उधारी चुकाने तब ऑडिट करेगा। सर इतना आफत? हाँ भाई, गारंटी में बोल दिया गया एक्सीड नहीं होना चाहिए। कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए? 1 लाख। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन में डाल दिया प्लस, ये तो 1 लाख अमाउंट कम है। देख भाई यहाँ 5 था लेकिन यहाँ कितना? 1। लेकिन ले भाई होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट्स, फेलो सब्सिडियरी, इतना बड़ा कंडीशन लागू कर दिया। इसमें से किसी में भी अगर गारंटर बन के बैठा है ना, तुम, तेरा रिलेटिव है, तेरा पार्टनर, तो तू ऑडिट नहीं कर सकता। समझ में आया? अगर तो अंडर सेक्शन बाबू आप लोग याद कर पाते हैं तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में जब अंडर सेक्शन लिखिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। मेरे को भी पता है कि हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम कंपनी ऑडिट का सारा अंडर सेक्शन याद करिए। किसका? कंपनी ऑडिट का। अगर आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है तो कंपनी ऑडिट में, क्योंकि बाकी चैप्टर का नहीं कीजिएगा चलेगा, कंपनी ऑडिट का करने का पूरा कोशिश कीजिए जी जान से। क्लॉज ई सुन भाई, क्लॉज ई क्या बोला? क्लॉज ई बोला उसका कहानी खत्म क्या था। अब क्लॉज ई क्या बोलता है? क्लॉज ई का कहना है ये बोला पर्सन के बारे में और इसका पार्टनर के बारे में। क्या? और इसके पार्टनर के बारे में बोला गया इन लोगों का बिजनेस से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तुम या तेरा पार्टनर बिजनेस में सपोज गुड्स सप्लाई करता है। मेरा कंपनी का काम है ना भाई, मेरा कंपनी खिलौना बनाती है और सप्लाई पता है इसका जो पार्टनर है, इसका पार्टनर प्लास्टिक सप्लाई करता है, 1 भी रुपया का सप्लाई करता है, 1 भी रुपया का हम बात कर रहे हैं। अगर वो सप्लाई देता है तो बिजनेस रिलेशनशिप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। बस तो इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा इस कंपनी का ऑडिट। तो बोल इसको बिजनेस रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए आज से कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जब तक तेरा ऑडिट नहीं हो जाता। तू तो कर ही नहीं सकता।
अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ बोलता है, ये एफ देख भाई ये किसके लिए था, पार्टनर के लिए था। अब बोलेगा अब रिलेटिव के लिए आया। देख ऑडिटर को तो पहले ही बोल दिया था, ए ऑडिटर तू उस कंपनी में एम्प्लॉय है तो तू ऑडिट नहीं कर सकता, तू उस कंपनी का डायरेक्टर मीन्स ऑफिसर है तो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन सुन ले, अगर तेरा ऑडिट तेरा रिलेटिव अगर KMP है, KMP का मतलब की मैनेजेरियल पर्सन, कौन सा पर्सन, की मैनेजेरियल पर्सन है तो तुम उस कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता। और दोनों में अंतर भी बता देते हैं। ये जो ऊपर वाला रूल था ना, ये रूल लागू होगा भाई होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट्स एंड फेलो सब्सिडियरी में भी, लेकिन ये सिर्फ ना उसी कंपनी में लागू होगा, सिर्फ उसी कंपनी में। अच्छा से पढ़ लो, अभी जो लिखाया गया ना उस बुक को ढंग से पढ़ो, पता चल जाएगा। बोला इसमें से कहीं भी बिजनेस रिलेशनशिप रहेगा तुम या तेरा पार्टनर का, तो तू ऑडिट नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बता, रिलेटिव बिजनेस रिलेशनशिप रख सकता है? हाँ रख सकता है, लेकिन पार्टनर नहीं रख सकता। ध्यान से अब इधर आ जाए। ऐप बोलता है ना, ऐप पार्टनर को छोड़ दिया, पार्टनर के ऊपर रूल लागू नहीं किया, लेकिन रिलेटिव को पकड़ लिया। रिलेटिव बोलता है ना, रिलेटिव की मैनेजर पर्सन नहीं होना चाहिए। रुक जा थोड़ा, अभी प्रूव करते हैं, थोड़ा सा रुक जा भाई। ये कौन बोलता है, ये बात बोलता है एफ। ऐसा बात है? बोला हाँ ऐसा बात है भाई। तो मतलब कि रिलेटिव का मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हैं? रिलेटिव का मतलब ना कि मैनेजरियल पर्सन में अगर आपका कोई रिलेटिव डायरेक्टर है, आप टाटा का ऑडिट करना चाहते हैं, अगर टाटा कंपनी में आपका कोई भी रिलेटिव डायरेक्टर है, परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, CA है, CS है, CA कैसे रहेगा इंटरनल ऑडिट करने के लिए, CS है, CMA है, कुछ भी है, अगर की मैनेजरियल पर्सन मतलब बहुत ऊपर वाला पोस्ट आता है भाई, ये सब लॉ में पढ़ाया जाता है, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। तब सुन ले भाई, 141 सबसेक्शन 3 EFG जी बोलता है, जी में भी क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है। क्लॉज 1 बोलता है जो ऑडिट करना चाहता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर होल टाइम मतलब कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, जॉब करता है। CA या तो जॉब कर सकता है या तो ऑडिट कर सकता है। अगर CA जॉब करता है तो वो ऑडिट कर ही नहीं सकता। अगर फुल टाइम जॉब करता है तो पार्ट टाइम अलाउड है भाई, पार्ट टाइम अलाउड है, लेकिन फुल टाइम जॉब करेगा तो डिस अलाउड। वो ऑडिट नहीं कर सकता, किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, किसी भी कंपनी का। अगर एक CA जॉब कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, उसको मेंबरशिप नंबर नहीं मिलेगा, मतलब ऑडिट करने वाला नहीं मिलेगा। क्लियर? ऑडिट वो नहीं कर पाएगा, मतलब उसको जॉब क्विट करना पड़ेगा, जॉब छोड़ना पड़ेगा। दो में से एक काम कर सकता है, या तो होल टाइम जॉब करो, अगर तुम होल टाइम जॉब करता है तो तू किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, किसी भी कंपनी का, या तो तू ऑडिट करो। और दूसरा, अगर ऑडिट भी करेगा ना तो एक साल में नॉट मोर देन 20 ऑडिट, एक साल में 20 से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकता। कितना ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकता? 20 ऑडिट। किसका? कंपनी का अगर ऑडिट करेगा तो 20 से ज़्यादा कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। जैसे रिलायंस स्टार ये सब कंपनी है ना, 20 से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकता। मैक्सिमम तुम ऑडिट कितना कर सकता है? 20 उससे ज़्यादा ऑडिट करने नहीं देंगे। बाकी से ये क्या करेगा भाई, 20 ऑडिट बहुत होता है एक साल में कंपनी का। बाकी लोग का ऑडिट करो ना, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का 20 से ज़्यादा ऑडिट करने नहीं देंगे। इस टॉपिक को ना आगे चल के हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, हाँ और ज़्यादा बताने वाले हैं। अलाउ नहीं किया गया भाई 20 से ज़्यादा ऑडिट करने। सर और क्या है? एच आएंगे, सुन ले भाई एच क्या बोलता है। एच का कहानी है ना, ठीक है छोड़, देख हम थोड़ा क्लॉज में नहीं फंस रहे हैं, वो थोड़ा ठीक से याद नहीं है, लेकिन ध्यान से सुन ले भाई। अगर ऑडिटर कोई फ्रॉड करता है, फ्रॉड करने के कारण ऑडिटर को जेल हो गया, अगर ऑडिटर को जेल हो गया तो ऑडिटर जिस दिन जेल से बाहर निकलेगा, ऑडिटर को जेल हो गया अगर, तो वहाँ से लेकर 10 साल तक, कितना साल तक? 10 ईयर, 10 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता। कब से सर? देख भाई सपोज मान ले जेल हो गया 8 साल का, कितना साल का?
8 साल का, 8 ईयर का। तो 8 साल तक तो जेल में रहेगा और 2 साल वो ऑडिट नहीं कर पाएगा, मतलब जब से जेल में जाएगा तब से 10 साल तक वो ऑडिट नहीं कर सकता है। ठीक है सर, इसके अलावा भाई और क्या पॉइंट था? और एक पॉइंट है भाई, जो ऑडिटर होता है ना, अंडर सेक्शन 144 वाला सर्विसेज नहीं दे सकता। कौन सा सर्विसेज नहीं दे सकता है? अंडर सेक्शन 144 वाला सर्विसेज नहीं दे सकता है। सर 144 का सर्विसेज नहीं दे पाएगा ना? नहीं दे पाएगा। इसमें 8 तो सर्विस है। कितना सर्विस है? 8 सर्विसेज है। सर ये कब बताइएगा? हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से रिविज़न करेंगे, प्लस अभी तक जो हुआ वो पूरा डिटेल्स में रिविज़न करना है, मतलब कि अभी तक जो पढ़े हैं वो हमारे कमांड में है कि नहीं है, और वो कवर करते करते हम आपको 144 भी क्लियर कर देंगे, बता दिया जाएगा। आज की क्लास में रहेगा इतना ही, लेकिन मिलेंगे बहुत ही जल्द। लेकिन अभी तक के क्लास को आप ढंग से अच्छी तरीके से एक बार जो भी कॉपी वगैरह नोट्स लिखे होंगे वहाँ पर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए।